नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में पुनः एक बार आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर 50 to 150 mmHg, 10 to 30 mmHg, 200 to 300 mmHg, 350 to 450 mmHg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सीएसएफ का जो प्रेशर होता है, नॉर्मल होता है, यह होता है 50 to 150 mmHg। The normal CSF pressure in an adult lying in the lateral decubitus position ranges from 50 to 150 mmHg. It helps maintain intracranial pressure, and abnormal values may indicate conditions like meningitis, hydrocephalus और intracranial hemorrhage। जब इस जो प्रेशर होता है सीएसएफ का, यदि इसकी एबनॉर्मल वैल्यू आती है तो इसके कुछ संकेत होते हैं, कुछ बीमारियों का संकेत होता है, जैसे मेनिंजाइटिस हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस हो सकता है और इंट्राक्रेनियल हेमरेज की कंडीशन में आईसीपी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज पर्नीशियस अनीमिया? ए विटामिन B6, बी विटामिन B6, सी विटामिन B9, डी विटामिन B12। तो कौन से ऐसा विटामिन होता है जिसकी कमी से पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। Pernicious anemia is caused by a deficiency of vitamin B12, often due to lack of intrinsic factor in the stomach, leading to impaired absorption. It results in megaloblastic anemia and neurological symptoms like paresthesia। तो होता क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो शरीर में इसकी कमी हो जाएगी, जिसके कारण मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको कि पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल? 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 2.5 to 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 5.5 to 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पर नॉर्मल सीरम पोटेशियम की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल्स आर 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जब इसकी वैल्यू 3.5 से कम हो जाए, मसल वीकनेस, कार्डियक एरिथमिया और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में सीवियर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर? निम्नलिखित में से कौन सा बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर का प्रारंभिक संकेत है? ए ब्रेडिकार्डिया, बी हाइपरटेंशन, सी अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डी इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यह आईसीपी के बढ़ने का पहला संकेत होता है। The earliest sign of increased intracranial pressure is a change in the level of consciousness due to pressure on the brainstem and cerebral cortex. Other signs like bradycardia, hypertension, and irregular respiration occur later, that is called Cushing triad।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट MRSA? तो MRSA के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंटीबायोटिक प्रयोग किया जाएगा? MRSA का मतलब होता है मैथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो यहाँ पर जब मैथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि एक बैक्टीरिया होता है, जब वो बैक्टीरिया पर रेजिस्टेंस हो जाती है मेथिसिलिन की, तो जो मेडिसिन प्रयोग की जाती है उसका नाम होता है वैंकोमाइसिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Vancomycin is the drug of choice for MRSA infections. It is a glycopeptide antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis. MRSA is a resistant to beta-lactam antibiotics like penicillin and cephalosporins. Next question. What is the best position for a patient with increased ICP? बढ़े हुए ICP वाले मरीज के लिए सबसे अच्छी पोजीशन क्या है? A. ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, B. सुपाइन विथ हेड लेफ्ट फ्लैट, C. सेमी फॉलर्स पोजीशन, D. हाई फॉलर्स पोजीशन। तो यहाँ पर जब किसी पेशेंट का ICP बढ़ जाता है तो उसके लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वह होती है सेमी फॉलर पोजीशन, क्योंकि यह जो पोजीशन होती है वेनस ड्रेनेज को प्रमोट करने का काम करती है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Elevating the head of the bed to 30 to 45 degree promotes venous drainage, reduces ICP and prevents further brain injury. Trendelenburg position and flat positioning increase ICP. Next question. What is the normal fasting blood glucose level? A. 50 to 80 mg per dl, B. 70 to 100 mg per dl, C. 110 to 140 mg per dl, D. 140 to 200 mg per dl. सामान्य ग्लूकोज लेवल की बात हो रही है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 70 to 100 mg per dl. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। A normal fasting blood glucose level is 70 to 100 mg per dl. Levels between 100 to 125 mg per dl indicates pre-diabetic, and levels greater than or equal to 126 mg per dl suggest diabetes mellitus. Next question. Which cranial nerve is responsible for hearing and balance? इनमें से ऐसी कौन सी cranial nerve है जो कि सुनने और बैलेंसिंग मीन संतुलन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फेशियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, जिसको क्रेनियल नर्व 8 भी कहते हैं। यह हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट विथ ट्यूबरकुलोसिस? ए. contact precautions, B. droplet precautions, C. airborne precautions, D. standard precaution। तो जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वह क्या होता है? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस? स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? ए. फेनिटोइन, बी. डाइजीपाम, सी. वेल्प्रोइक एसिड, डी. कार्बामाजेपिन। जब भी बात होती है फर्स्ट लाइन ड्रग की स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए तो यह होती है बेंजोडाइजिपिन्स। अब बेंजोडाइजिपिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? मेनली आती हैं
डायजीपाम और लोरेजीपाम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। डायजीपाम और लोरेजीपाम इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the brain is responsible for coordination and balance? ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस करने का काम करता है? ऑप्शन 1 सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी ब्रेन स्टेम, डी हाइपोथैलेमस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेरिबेलम। एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कोऑर्डिनेशन और बैलेंस करने का काम करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? ऑप्शन ए जॉस्टेक साइन, ऑप्शन बी ट्रूसो साइन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है तो उसमें जॉस्टेक साइन और ट्रूसो साइन दोनों ही देखने को मिलते हैं, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? बीसीजी, पीपीटी, एमएमआर, हेपेटाइटिस ए। तो जन्म पर इनमें से जो वैक्सीन दी जाती है यह होती है बीसीजी, और इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी और ओपीवी की डोज भी देते हैं, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर आवर इन एन एडल्ट? ए 10 to 20 ml per hour, B 20 to 30 ml per hour, C 30 to 50 ml per hour, D 50 to 70 ml per hour। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 से 50 ml पर आवर एक नॉर्मल एडल्ट में यूरिन आउटपुट होता है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट is at least 30 ml per hour in adults. If urine output falls below this, it may indicate dehydration, kidney dysfunction or shock.